हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की, तो आज हम देखेंगे हमारे पास जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको एज अ फ्यूल क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्यों उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, और जो हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कोल्स का और सबकी सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर रहे थे ना, कोल, चारकोल, कॉक, पेट्रोलियम या जो भी नेचुरल गैसेस हमारे पास थी। तो आज हम उनका रीज़न समझेंगे कि क्यों हम इन कार्बन कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल। ठीक, तो सबसे पहले तुम फ्यूल की बात समझो। अब टॉपिक का नाम तो ऐसे फ्यूल एंड फ्लेम्स है, तो पहले हम फ्यूल डिस्कस करेंगे, उसमें कोल, पेट्रोलियम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और लास्ट में फ्लेम्स डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। तो फ्यूल्स हमारे पास है, तो सबसे पहले बात ये समझो कि फ्यूल हमने सोर्स ऑफ एनर्जी में थोड़ा सा आइडिया लिया था कि फ्यूल्स क्या चीज़ होती है ना। अगर मैं फ्यूल्स की बात करूं तो फ्यूल्स में क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक, तो हम ये बात लिखते हैं कि फ्यूल्स क्या होते हैं, दे हैव एनर्जी स्टोर्ड इन देम। ठीक, तो इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, और एंड व्हेन दे बर्न, मतलब जब ये जलते हैं, व्हेन दे बर्न दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक, इसका मीन्स क्या कि अगर उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है तो जब वो बर्न करेंगे या उनको हम जलाएंगे तो उनके अंदर से हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। इसको ऐसे समझो, अगर तुमने एनर्जी स्टोर करी है मेरे उसके अंदर, फ्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, अब मैं उस एनर्जी को जब निकालूंगा, फॉर एग्जांपल अगर तुम खाना खाते हो तो तुमने जो खाना है उसको कन्वर्ट करोगे, तुम उसके एनर्जी को कन्वर्ट करोगे अपनी मैकेनिकल एनर्जी में, जो भी तुम्हारे डेली के हाउस होल्ड टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो तुमने खाने से एनर्जी ली, जो फूड तुमने खाया उससे एनर्जी ली, और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा अपने बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक, तो वही सेम चीज इसमें भी है कि तुम्हारे पास जो फ्यूल्स हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, और जब वो जलते हैं तो उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो भी हम कैसे क्लासिफाई करें कि कौन सा फ्यूल है कौन सा नहीं। तो ऐसी बात समझो, अगर कोई जो कंपाउंड हमारे पास है, अगर हम उसे बर्न करते हैं और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है तो वो हमारा फ्यूल्स कंसिडर करेंगे, वो फ्यूल्स होगा। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि एनर्जी स्टोर्ड कहाँ से आई, दे हैव एनर्जी स्टोर्ड ना, तो ये एनर्जी आई कहाँ से। अगर मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, दोनों नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन मैं एक को फ्यूल कहता हूं और दूसरे को फ्यूल नहीं कहता, इसका मीन्स क्या कि क्या रीजन है कि एनर्जी स्टोर का कंसेप्ट। तो इसको अभी इतना समझो कि जो सोलर एनर्जी होती है एक्चुअली में हम उसी की बात करते हैं इसके अंदर जो भी हमारे पास फ्यूल्स हैं, है ना। तो कार्बन, अब क्योंकि इस चैप्टर में हम कार्बन की बेसिकली बात कर रहे हैं, तो कार्बन के कंपाउंड जो है दो टाइप में डिवाइडेड है फ्यूल्स में। एक होता है फ्री स्टेट, मतलब इसमें कार्बन एग्जिस्ट करता है, और दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट जिसमें और एटम्स भी होते हैं, है ना। तो हो सकता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीजें हो सकती है इन सब में। तो बात समझने की ये है कि फ्री स्टेट में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल कोल है हमारे पास, कोल में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन के ही एटम्स होते हैं। ऐसे ही कोक, है ना, और हमारे पास है चारकोल जो कि बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, या जो वुड के हम वॉलेटाइल पार्टिकल्स, वाटर, इन सबको एवापोरेट कर दें। सोर्सेज ऑफ एनर्जी से बात समझ में आई होगी। ठीक, तो फ्री स्टेट में कोल में सिर्फ क्या होता है, कार्बन, कोक में भी सिर्फ कार्बन, चारकोल में भी कार्बन। फ्री स्टेट का मतलब सिर्फ कार्बन के ही एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। अब कंबाइंड स्टेट में जब आएंगे तो हमारे पास कार्बन तो प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ कुछ और एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं पेट्रोल, ठीक,
केरोसिन, हमारी नेचुरल गैसेस सीएनजी, एलपीजी, ठीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। सीएनजी हम व्हीकल्स में यूज करते हैं और एलपीजी कहाँ यूज करते हैं? हाउस होल्ड में, कुकिंग में, हाउस होल्ड कुकिंग, है ना, जिसमें हमारे सिलेंडर्स वगैरह आते हैं तो उसमें एलपीजी होती है। देन एक और क्या हो सकता है यहाँ पे? पेट्रोलियम, जो पेट्रोल का ही एक पार्ट हो गया, पेट्रोलियम, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें कंबाइंड स्टेट है। अब देखो यहां पर फ्री स्टेट में मैं तुम्हें बता दिया कि कोल में कार्बन एटम्स ही होंगे सिर्फ, कोक में भी सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, कार्बन की चेन होगी सी सी सी, आपस में बहुत सारे जुड़े होंगे, ऐसी चारकोल के केस में है। लेकिन कंबाइंड स्टेट में अगर मैं फॉर्मूला सोचूं तो पेट्रोल का अगर हम करते हैं तो हमें मिलते हैं यहाँ पर एल्कीन्स, एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स, ठीक। तो देखो अब अगर तुम्हारे पास एल्कीन्स है तो तुमने ये बात समझी है कि एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जितने कार्बन एटम्स होंगे उनके जस्ट डबल तुम्हारे क्या होंगे? हाइड्रोजन, और साथ में एल्केन्स भी है तो CnH2n+2 क्या होगा? पेट्रोल में ये भी होगा। यानी कि अगर मेरे पास पेट्रोल है तो वो मिक्सचर होगा कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का, या शॉर्ट में हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक। तो यहां पर जो मेरा कार्बन है, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में है, हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है, ठीक। ऐसे ही सेम केरोसिन की अगर हम बात करें तो केरोसिन का फॉर्मूला होता है C12H26 से लेकर C18H38 तक, ठीक। तो देखो C12H26 मैंने क्या बोला? केरोसिन का फॉर्मूला होता है C12H26, तो ये भी तो एक एल्केन ही है। अगर तुम इसमें देखो CN की जगह 12 रखो, H2n+2, जहां पे N क्या है? 12, देखो यहाँ N12 रखोगे तुम तो C12H24+2 तो 26 आ जाएगा एल्केन का फॉर्मूला, है ना। तो केरोसिन का फॉर्मूला भी ये है। केरोसिन क्या? मिट्टी का तेल, जो कि पहले या फिर जो अभी भी विलेजेस में लालटेन वगैरह होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या कुकिंग में भी यूज़ करते हैं केरोसिन का, ठीक। अब लेमन में बोले तो मिट्टी का तेल बोलते हैं, लेकिन केरोसिन का फॉर्मूला अगर तुम केमिस्ट्री समझ रहे हो तो उसका फॉर्मूला देखो C12H26 है, यानी कि एल्केन का टाइप है ना। जैसे तुम्हारा मीथेन था वो नेचुरल गैस का कंपोनेंट था, वैसे ही अगर मेरे पास केरोसिन है तो केरोसिन का फॉर्मूला C12H26 आता है, जो कि ये बताता है कि इसमें भी एल्केन प्रेजेंट है, कार्बन का एक कंपाउंड है और साथ में हाइड्रोजन भी है, तो कंबाइंड स्टेट में मेरा यहाँ पर कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट होगा, ठीक। तो ये केरोसिन का फॉर्मूला आ गया, है ना। तो अब तुम समझ रहे होगे कि जो डेली लाइफ की चीजें या डेली लाइफ में तुमने ऑब्जर्व करी है उनके भी फॉर्मूलेज हैं। देखो CNG क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन, ठीक। साथ में इथेन, प्रोपेन हो सकता है ना। और LPG जो हाउस होल्ड कुकिंग में गैस यूज होती है वो मेनली होती है ब्यूटेन, ठीक। तो ब्यूटेन इसके अंदर, अब ब्यूटेन का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन C4 और एल्केन है तो H10 हो जाएगा, ठीक। ऐसे मीथेन का CH4 C2H6 C3H8, ठीक। तो ये बात समझने वाली थी तुम्हारे पास कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एल्केन्स है और हम उसको जब बर्न करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे हीट और लाइट, ठीक। यहाँ पे देखो बहुत ही बड़ी चेन है, 12 कार्बन है, तुमने तो 12 की नेमिंग भी नहीं सीखी, तुमने डेक तक सीखा है ना। यानी कि बहुत लंबी कार्बन की चेन है और उसको जब हम बर्न करेंगे तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है क्योंकि उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। ऐसी पेट्रोल में देखो कितने एल्कीन्स, एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स होते हैं। CNG का डिस्कस कर लिया, ब्यूटेन डिस्कस कर लिया। पेट्रोलियम के अंदर भी ये जो पेट्रोल के पार्ट्स हैं वही सब होते हैं, ठीक। तो अब जरा बात करते हैं कि ये सब नोट कर लो, पेट्रोलियम, एल्केन, ये सब तो मैंने बता दिया, है ना। ये चीजें मेन है पेट्रोल केरोसिन के कंपाउंड्स, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता केरोसिन में कार्बन तो कंपाउंड्स हैं लेकिन ये नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है या क्या किस में क्या प्रेजेंट है। तो LPG में ब्यूटेन, CNG में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, केरोसिन में देखो हाइयर नंबर ऑफ कार्बन की चेन, और पेट्रोल में एल्कीन्स, एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, ठीक।
अब अगर हम थोड़ी सी कोल की बात करें तो कोल वैसे तो हम बोलते हैं फ्री स्टेट में है, सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या और साथ में नाइट्रोजन और सल्फर की ट्रेस क्वांटिटीज। ठीक, ट्रेस क्वांटिटीज, है ना। तो कोल में तुमने क्या बात समझी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और नाइट्रोजन और सल्फर ट्रेस, मतलब बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक, अच्छा, तो कोल में तुमने समझ लिया ट्रेस क्वांटिटीज कम क्वांटिटीज में होगा। अब ये बनता कैसे है? तो ये बनता है कि जब हमारे ट्रीज या एनिमल्स, ठीक, तो अगर उनकी बॉडी वहां डेड हो जाते हैं या वो वुड दब जाता है और वो नीचे हाई प्रेशर पे रहते हैं, ठीक, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे, तो कोल का फॉर्मेशन होता है, ब्लैक कलर का कोल होता है। इसको जब हम बर्न करते हैं, सोलर एनर्जी से एनर्जी स्टोर्ड हो गई, जब हम बर्न करेंगे तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो कोल में इतना था कि क्या क्या चीजें होती हैं, ट्रेस क्वांटिटीज क्या और कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक, पेट्रोलियम के केस में, पेट्रोलियम की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो क्या होता है? फॉल स्मेलिंग ऑयल। फॉल स्मेलिंग ऑयल का मतलब कि बहुत ही खराब बदबू आती है, एकदम गंदी सी बदबू आती है, जैसे नाली की बदबू आ रही है, वैसी पेट्रोलियम में भी फॉल स्मेलिंग लिक्विड होगा, बहुत ही खराब स्मेल आती है। ठीक, इस पेट्रोलियम के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डीजल, पेट्रोल या जो भी हम अलग फ्यूल्स यूज करते हैं, वो इसी के हम मिक्सर, ये मिक्सचर होता है, इसी से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके डीजल, पेट्रोल ये सब अलग करते हैं। ठीक, तो ये फॉल स्मेलिंग ऑयल होता है, इसको हम ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड, मतलब काला सोना भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इतनी ज्यादा एनर्जी जब प्रोड्यूस कर रहा है ये पेट्रोलियम, और कंपेरेटिवली कम, वो जो कम पॉल्यूशन करता है अगर हम कोल की बात करें, क्योंकि कोल में रेजिड्यू भी बचता है, लेकिन पेट्रोलियम के केस में अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें और पेट्रोल और डीजल अलग कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और साथ में उनका रेजिड्यू भी बहुत कम होता है। ठीक, तो इसे ब्लैक गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस कंट्री पे ये होता है, जिस कंट्री के रीजन में मिलता है, और ये बहुत महंगा भी है। ठीक, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर किसी को आजकल, अगर तुम अपनी इमेजिन लाइफ अब नहीं कर सकते बिना कोई व्हीकल के या बिना कोई कार के। ठीक, क्योंकि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम जल्दी जाना चाहते हैं, उसमें टाइम लॉस ना हो, तो हम चाहते हैं कोई व्हीकल ले लें, चाहे ऑटो या खुद की कार, लेकिन जो उसमें फ्यूल लगा है वो तो या पेट्रोलियम से आएगा या नेचुरल गैस से आएगा। ठीक, तो ब्लैक गोल्ड का इसीलिए रीज़न क्या है कि जो सऊदी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑयल के बहुत सारे फील्ड्स हैं, वहाँ पेट्रोल वगैरह बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होता है। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री के टाइम्स में जाएं कि वहाँ पर हुआ क्या होगा, ज़्यादातर हमें पता है कि वहाँ पर क्या है, थोड़ा डेजर्ट टाइप का है, जो वाटर की क्वांटिटी कम है, तो वहाँ पर जो एनिमल्स या प्लांट्स रहे होंगे बहुत सालों पहले, अब वो सब दब गए और मर गए। ठीक, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे गए, वहाँ सनलाइट तो हमेशा थी, डेजर्ट है इलाका, रेगिस्तान का, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो एनर्जी स्टोर होती रही और वो नीचे ज़मीन के अंदर चलते गए। ठीक, जैसे ही नीचे ज़मीन के अंदर गए, अब यहाँ पे हाई प्रेशर के रीजन में वो ऑयल में कन्वर्ट हो गए। ठीक, क्योंकि पेट्रोलियम किससे बनता है? स्मॉल ट्रीज या स्मॉल प्लांट्स के पार्ट से एंड एनिमल से। ठीक, वो जैसे जैसे नीचे दब गए अब वो ऑयल में कन्वर्ट हो गए, फॉयल स्मेलिंग ऑयल में, जो कि पेट्रोलियम है। अब इसके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा स्टोर्ड है कि अगर हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो इसके और सारे कंपोनेंट्स हम अलग करके यूज़ करते हैं। ठीक, तो ब्लैक गोल्ड समझ लेना जिन कंट्रीज़ के पास है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इससे इसकी रिक्वायरमेंट हर कंट्री को है ना। और पेट्रोलियम का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो तुम्हें मैंने बताया पेट्रोल और डीजल तो प्रोड्यूस होता ही होता है, साथ में जो इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम वैसलीन यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजिंग जेली, ठीक, वो पेट्रोलियम का ही एक पार्ट होता है, एक तरह से बाय प्रोडक्ट होता है, वेस्ट। ठीक, जो वैसलीन हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है, मॉइस्चराइजिंग जेली या वैक्स जो हम बोलते हैं। ठीक, तो उसके अंदर पेट्रोलियम का ही एक कंपोनेंट होता है, तो वैसलीन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। ठीक, तो
तुमने डीजल और पेट्रोल निकाला, उसको हमने सेल कर दिया या अपनी व्हीकल्स में यूज़ करा, लेकिन जो साथ में दूसरा कंपोनेंट है वैसलीन जो बाय प्रोडक्ट है, वो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं एज ए मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन के लिए, क्योंकि विंटर्स में तुमने देखा होगा हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये सारी बात थी मेरे फ्यूल्स की। अब हम बात करते हैं जो हमने फ्लेम्स डिस्कस करा था। याद करो जब मैंने बात करी थी कंबशन की, तो मैंने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स अ डीप ब्लू फ्लेम, या ब्लू फ्लेम देते हैं, नीली कलर की फ्लेम देते हैं जब वो बर्न करते हैं। कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और क्लीन देते हैं, कोई सूटी नहीं देते या येलो नहीं देते जो कि अनसैचुरेटेड दे रहे थे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या देते हैं? येलो कलर की, पीली कलर की सूटी लाइट देते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं फ्लेम्स एक्चुअल में क्या चीज है ना, थोड़ा इलेबोरेटिकली डायग्राम बना के समझेंगे। ठीक, आगे देख। तो अगर मैं अब फ्लेम्स की बात करूं तो फ्लेम यहाँ पर मीनिंग क्या फ्लेम की, कि फ्लेम वो रीजन है, नहीं पहले समझो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो। अगर तुम कभी कोई मैच स्टिक जलाओ, माचिस जलाओ, ठीक, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? जो ये कंपाउंड है, ठीक, यहाँ पे आ गया। अब जब इसको बर्न करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास ब्लैक रीजन होगा और ये येलो रीजन होगा, है ना। तो जब तुम इसको बर्न करते हो तो तुम ये ऑब्जर्व करते हो, है ना। लेकिन फ्लेम का डेफिनेशन क्या होगी? तो फ्लेम क्या है? इट इज दैट रीजन वेयर बर्निंग ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक प्लेस। मतलब ये वो इलाका है जहां पर गैसियस सब्सटेंस का बर्निंग होता है। गैसियस सब्सटेंस मतलब अगर ये मेरे पास गैसियस सब्सटेंस है और मैं इनकी बर्निंग करूं या इनको बर्न करता हूं, जलाता हूं, तो मुझे ये ऑब्जर्व होगा फिगर। ठीक, तो ये वो रीजन है जहां पर मेरे गैसेस सब्सटेंस बर्न कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही फ्लेम को हम देखते हैं कि अगर कोई भी कंपोनेंट या कोई भी कंपाउंड बर्न करता है, जलता है, तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो फ्लेम में हमने देखा था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं क्लीन ब्लू फ्लेम, और जो अनसैचुरेटेड है वो प्रेजेंट करते हैं येलो फ्लेम, और वो सूटी भी होती है, उसमें थोड़ा स्मोक या ब्लैक कलर की भी होती है ना। तो अनसैचुरेटेड सूटी येलो फ्लेम और सैचुरेटेड क्लीन ब्लू फ्लेम, है ना। तो ये दो फ्लेम हमने ऑब्जर्व करी है। तो अगर हम डीप ब्लू फ्लेम को एक्सप्लेन करें, या ब्लू कलर की फ्लेम का मतलब क्या है कि ये किस में होगी? सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, है ना। अगर एयर या फिर शॉर्ट में बोले ऑक्सीजन की, कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है तो जो मेरा कंपाउंड है, कंपोनेंट है, वो पूरा कंप्लीटली जब बर्न करेगा, है ना। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीटली बर्न होते हैं, तो वो क्लीन ब्लू फ्लेम में हमें ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड है तो वो येलो फ्लेम देता है, और वो हो सकता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम है। ठीक, तो इनसफिशिएंट सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, तो वो हमारा येलो फ्लेम देगा। ठीक, तो अनसैचुरेटेड में ये बात थी, हमने येलो फ्लेम ऑब्जर्व करी थी, है ना। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हट के डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो हम क्लीन ब्लू फ्लेम कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं? कि जो हमारा गैस स्टोव होता है, जो कुकिंग के लिए हम यूज करते हैं, वहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे ब्लू फ्लेम जब फ्लेम कम हो, है ना। ये सब हमने डिस्कस करा था। और ये स्टोनी स्टोव है, ठीक। और येलो फ्लेम की अगर हम बात करें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम वैक्स को बर्न करें, अब वैक्स कहाँ बर्न होता है? जो हमारी कैंडल्स होती हैं वहां पे हम यूज करते हैं, तो कैंडल्स जो है येलो फ्लेम देती हैं, है ना। और अगर फ्लेम की मैं बात करूं तो फ्लेम में 3 रीजन होते हैं। तो जो ये वाला रीजन होता है वो हॉटेस्ट रीजन होता है, सबसे गर्म। इसका टेम्परेचर 50-100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है ना। तो फ्लेम्स में ये सब बातें थी कि ब्लू फ्लेम आएगी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुम्हारे पास सफिशिएंट है, ऑक्सीजन जो
क्वांटिटी हमें चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मिल रही है तो ब्लू फ्लेम ऑब्जर्व करेंगे, और अगर उससे कम मिल रही है तो हम येलो कलर की फ्लेम ऑब्जर्व करेंगे। और सेचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन्स का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भले ही हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो और लेकिन हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं तो वो फिर भी येलो फ्लेम देंगे या सूटी फ्लेम देंगे। तो ये सारा डिस्कशन था तुम्हारा फ्लेम्स के ऊपर, और बाकी मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ही चुका हूँ। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जो कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं कार्बन के, जिनका यूज़ क्या है। एक यूज़ क्या जो मेडिसिनल यूज़ हो सकता है, या फिर दूसरा हम इंडस्ट्रियल यूज़ क्या करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स का। तुमने फ्यूल समझ लिए, कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में कैसे आते हैं, उनका यूज़ तो तुम्हें पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे। लेकिन अब हम यूज़ करते हैं कुछ दूसरे कंपाउंड्स का, या तो उनका मेडिसिनल यूज़ होगा या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ होता। तो आगे देखते हैं।